अगर आपको जॉब चाहिए तो डेली सुबह 7 बजे आपको थ्योरी कंसेप्ट का वीडियो डलता है, आप लोग ज़रूर देखने आएँ। माय डियर, जब तक आपका थ्योरी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एमसीक्यू बना बना कर थक जाओगे, आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होंगे, एमसीक्यू वहाँ नहीं बनेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को नेक्स्ट है छठा वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे कहता है अपगार स्कोर के जो प्रस्तुत करता है, मतलब अपगार स्कोर को जो है किन्होंने लाया, तो अपगार स्कोर जो है डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के नाम पर रखा गया। अपगार जो स्कोर है यह डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के जो है इन पर जो है इन्होंने लाया और इनके ही नाम पर यह दिया गया। ओके, शिशु को किस अवधि तक नवजात कहा जाता है? तो नवजात कब तक हम लोग इसको कहते हैं? तो माय डियर, नवजात मतलब ये जो नवजात यहाँ पे क्या कहता है, नियोनेट्स, समझ गए, नियोनेट्स। 0 से 28 दिन यह जो समय होता है यह एक नवजात के लिए होता है, समझ गए। प्रसव कक्ष का सही तापमान क्या होता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि लेबर रूम का सही तापमान कितना होता है। तो माय डियर, लेबर रूम का सही तापमान यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया है इतना नहीं होता है, समझ गए। यहाँ पे 25 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, समझ गए, लेबर रूम का तापमान। ओके, बच्चों के लिए विकास के सर्वे हेतु प्रयोग में आने वाला टूल्स कौन सा है? कहता है कि बच्चों के विकास के अगर मापना है, सर्वे करना है, तो इसके लिए कौन सा टूल्स आता है? तो एक DDST होता है। DDST का मतलब है TST एक होता है, त्रिवेंद्रम स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और एक होता है यहाँ पे वुड साइड टेस्ट, समझ गए। यह 3 टेस्ट है जिसमें बच्चों के विकास का उपयोग जो है सर्वे किया जाता है इसके द्वारा, DDST, TST, वुड साइड टेस्ट। ओके, कहता है टेम्पोररी और डेसुडियस टीथ की संख्या कितनी होती है? दूध की दांत जिसको हम लोग बोलते हैं, या अस्थाई जो दांत होता है, यह कितने होते हैं? 20 होते हैं संख्या में। ओके, याद है, पहले भी बता चुके हैं। लाइव एटेनुएट वैक्सीन, लाइव एटेनुएट वैक्सीन कौन कौन सा है? आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन जो है लाइव एटेनुएट टीका नहीं है, और एक का नाम दे देगा नहीं, और 3 का नाम रहेगा कि ये है। तो 3 का नाम देख लीजिए, BCG, MMR, OPV, यह लाइव एटेनुएट टीका है, समझ गए, BCG, MMR, OPV। ओके, आगे है, अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा है। कहता है बच्चों में बॉडी टेम्परेचर मापन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है एक्जिलरी रूट से, समझ गए। बच्चे में एक्जिलरी रूट से जो है सबसे बढ़िया होता है एक्जिलरी रूट से तापमान लेना। बच्चों में प्रोटीन की कमी से उत्पन्न विकार, वही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, जिसमें क्वास्कियोर और मरासमस 2 होता है। ओके ना। चिकन पॉक्स का कारण किसके कारण होता है? तो आपको पता है चिकन पॉक्स जो है वेरिसेला वायरस के कारण होता है, समझ गए। शिशु में स्तनपान से समान आहार में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो माय डियर, स्तनपान से नॉर्मल आहार की तरफ जो ले चलने वाला प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं? वीनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनिंग कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, समझ गए। आगे है, कहता है फोटोथेरेपी का प्रयोग करते समय प्रकाश स्रोत व बच्चों के मध्य सही दूरी कितनी होनी चाहिए? मतलब जो लाइट ट्यूब लगा होता है वहाँ से और बच्चे का बीच का जो दूरी हो वह 45 सेंटीमीटर तक का होनी चाहिए। ओके, 45 सेंटीमीटर तक का। ओके, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कहता है माय डियर, यहाँ पे सरकमसीजन प्रोसीजन किस स्थिति के उपचार हेतु किया जाता है? कहता है सरकमसीजन प्रोसीजर किस स्थिति के उपचार हेतु किया जाता है? तो फिमोसिस होता है। फिमोसिस का मतलब क्या होता है कि बच्चा का जो पेनिस होता है उस पर से आगे वाला जो स्किन होता है नहीं हटता है, तो उससे फिमोसिस कहता है, और इसके लिए सरकमसीजन किया जाता है। ओके, बोलते हैं, कहता है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो वृद्धि होता है कि आपका, वृद्धि का अर्थ है शरीर के ऊतकों के आकार में वृद्धि होना, समझ गए। विकास का अर्थ होता है कि मेंटली विकास होना, समझ गए, जिसमें तर्क क्षमता ये सब जो है बढ़ोतरी होता है, समझ गए। जबकि वृद्धि का मतलब है कि मांस में वृद्धि होना। ओके, आगे देखिए। हेपेटाइटिस ए के प्रकार किस माध्यम से फैलता है? तो ओरल फीकल, समझ गए ना, मल और मुंह के माध्यम से। नवजात में पीलिया के उपचार हेतु कौन से तकनीक थेरेपी दिया जाता है? फोटोथेरेपी, पता है आप लोग को। ओके, कहता है इन्फेंसी का अर्थ क्या है? 0 से 1 वर्ष की आयु इन्फेंट में आता है, समझ गए। टोडलर का आयु वर्ग क्या है? 1 से 3 वर्ष की आयु टोडलर के वर्ग में आता है। ये सब आपको पूछ सकता है एग्जाम में, समझ रहे हैं।
प्रोलैक्टिन हार्मोन, समझ गए, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? तो आपको पता होना चाहिए, प्यूट्रिट के एंटेरियर लोब के द्वारा, समझ गए, चूंकि प्यूट्रिट में दो लोब, एंटेरियर पोस्टेरियर, तो एंटेरियर लोब के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। मीजल्स वैक्सीन का स्टोरेज तापमान +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड, यह मीजल्स का टीका का स्टोरेज है, समझ गए। नवजात बच्चों में हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? 18 से 20% के आसपास होता है। ओके, मिकोनियम क्या है? तो मिकोनियम जो है न्यू बॉर्न बेबी का जो है क्या होता है? न्यू बॉर्न बेबी का क्या होता है आपका? मिकोनियम जो है न्यू बॉर्न बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है, समझ गए, फर्स्ट स्टूल। कहता है शिशुओं में डायरिया का प्रमुख कारण क्या है? तो शिशुओं में डायरिया का जो प्रमुख कारण होता है रोटा वायरस का संक्रमण, समझ गए। आगे है यहाँ पे, कहता है फोटोथेरेपी से उत्पन्न जटिलता क्या होता है? तो फोटोथेरेपी देने के बाद बच्चे में जटिलता ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण और स्किन पर चकत्ते हो सकते हैं, ये सब जटिलता है। पेलेग्रा का प्रमुख लक्षण 3D होता है, डेमनेशिया, समझ गए, डर्मेटाइटिस, डायरिया। पेलेग्रा का 3D होता है, D फॉर डेमेंशिया, D फॉर डर्मेटाइटिस, D फॉर डायरिया। ओके, आगे चलिए। कहता है अस्थमा का कारण क्या है? तो अस्थमा का कारण होता है एलर्जन के प्रति श्वसन मार्ग का अति संवेदनशील होना। तो अस्थमा का जो कारण होता है कि किसी एलर्जी के प्रति श्वसन मार्ग बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। ओके, किन परिस्थितियों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है? तो हेमरेज, रक्तस्राव होने के बाद, सर्जरी के बाद, हेमोलाइसिस के कारण, रक्त में हुई हानि के कारण, इन सभी जो है कंडीशन में जो है आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। ओके, आगे है यहाँ पे देखिएगा, कहता है मास्क लाइक फेस किस बीमारी का चिन्ह है? मतलब जो नहीं देखते हैं मुखौटा के समान जो है फेस हो जाता है, तो वह पार्किंसन डिजीज में हो जाता है, समझ गए, पार्किंसन डिजीज में। ट्रेकियोस्टोमी हेतु सही साइट क्या है? तो बिटवीन 2 and 3rd ट्रेकिया रिंग, मतलब जो ट्रेकिया रिंग होता है, इस ट्रेकिया रिंग के दूसरे और तीसरे के बीच में जो है सही साइट है, समझ गए। कहीं कहीं आपको तीसरा टू चौथा भी दिया रहेगा, तो ये आपको समझना है। CRF मरीजों में एनीमिया का क्या कारण है? तो डिफिशियंसी ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। CRF के जो मरीज होते हैं उनमें जो है एरिथ्रोपोएटिन का भारी कमी होता है, समझ गए, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एरिथ्रोपोएटिन जो है आपको कहाँ से बनाता है, कौन सीक्रेट करता है, कमेंट कीजिए। कहता है लंबर पंक्चर के दौरान मरीज को किस पोजीशन में लिटाया जाता है? तो जब LP किया जाता है, समझ गए, CSF निकालने के लिए पीठ रीढ़ के हड्डी से लंबर पंक्चर किया जाता है, रीढ़ के हड्डी में इंजेक्शन लगा के उसमें से जो है CSF तरल निकाला जाता है। तो इसके लिए साइड लाइंग या सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है, समझ गए, किस पोजीशन में? साइड लाइंग या सिटिंग पोजीशन में, समझ गए। आगे है मरीज के चेतना स्तर का असेसमेंट कैसे किया जाता है? तो एक होता है GCS, समझ गए, ग्लास्को कॉमा स्केल। ग्लास्को कॉमा स्केल जो होता है इसके जरिए हम कॉन्शियस लेवल का चेक करते हैं पेशेंट में। ओके, अब यहाँ पे है, कहता है एपेंडिसाइटिस के मरीज को दर्द किस साइट पर होता है? तो जो पेशेंट को अगर एपेंडिसाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, तो मैकबर्नी साइट होता है पॉइंट, वहाँ पे यह दर्द होता है, समझ गए। हेड इंजरी के बाद मेनिंटोल थेरेपी का कारण क्या है? अगर पेशेंट को हेड इंजरी होता है, हेड में अगर चोट वोट लगता है या फिर हेड इंजरी होने के बाद मेनिटोल थेरेपी दिया जाता है, IV मार्ग से मेनिटोल दिया जाता है। मेनिटोल का काम होता है कि यह ICP लेवल को कम करता है, यानी इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है, जो दिमाग में प्रेशर लगाता है जिसके कारण हेडेक शुरू होता है, तो उसको कम करता है हेड इंजरी में, समझ गए। एडिशन बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है? तो एडिशन बीमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की कमी से होता है। यह कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहाँ से रिलीज होता है? एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है? तो दोनों किडनी के ऊपर में छोटा छोटा जो दाने के समान होता है, यही आपका जो है होता है एड्रीनल ग्लैंड होता है, समझ गए। तो यही जो है आपका क्या हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। ओके, चलिए ये चीज़ हो गया। आगे हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, डायबिटीज के प्रकार बताइए। डायबिटीज के प्रकार में टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 1 वाला जो होता है यह, इसे हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, समझ गए, जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। टाइप 2 वाला है यह नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, समझ गए ना।
उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा है। हेपेटाइटिस के प्रकार में आप लोग को पता है कि 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होता है, ए से लेकर ई तक होता है, समझ गए, याद रखिएगा। आगे है आईवी एनेस्थेटिक एजेंट का उदाहरण क्या है। माय डियर, आईवी मार्ग से जो एनेस्थेसिया दिया जाता है उसमें थियोपेंटल सोडियम और केटामाइन, समझ गए, केटामाइन थियोपेंटल सोडियम। ओके, आगे चलते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है जब ग्लूकोज लेवल कितना से कम हो जाता है, तो माय डियर जब 50 से 60 के बीच में अगर आपका ग्लूकोज लेवल आ जाता है तो इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, समझ गए। जब शर्करा ग्लूकोज का लेवल अगर इससे कम आ जाए या इतना के बीच में आ जाए तो उससे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ओके, फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। बीपी बढ़ाने में काम में आने वाली ड्रग्स कौन सा है, एड्रेनालाइन, डोपामाइन, अट्रोपिन। ये दवाई सब है जो आपके बीपी को बढ़ाते हैं। बीपी अगर किसी को कम जाता है तो उसमें बढ़ाने वाला दवाई एड्रेनालाइन है, डोपामाइन है, एट्रोपिन है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे हीमोडायलिसिस के दौरान नर्स को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट में हीमोडायलिसिस होता है तो उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्शन जो है अपनाएंगे, वेट जो है पेशेंट का हमेशा देख रेख निगरानी करेंगे, वाइटल साइन हमेशा मॉनिटरिंग करते रहेंगे और हेमरेज का मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि ब्लड हानि कहाँ से कितना हो रहा है, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या है, तो पेरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि केयर ऑफ पेशेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, समझ गए। तो पेरी ऑपरेटिव का मतलब होता है कि जब सर्जरी चलते रहता है तो उस दौरान जो केयर किया जाता है, देखभाल, वह पेरी ऑपरेटिव होता है। पोस्ट ऑपरेटिव होता है वह जो सर्जरी होने के बाद होता है। ओके, कार्डियक अरेस्ट का सबसे कॉमन कारण क्या है, तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब हृदय घात होता है और यह हृदय घात का सबसे आसान जो है VF होता है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन जो होता है यह कार्डियक अरेस्ट का कॉमन कारण है। ओके, ओटी में सर्जन को असिस्ट करने वाली नर्स क्या कहलाती है, माय डियर। ओटी में सर्जन को असिस्ट करने वाली जो नर्स होती है उसे स्क्रब नर्स कहते हैं, समझ गए। ओटी में मतलब ऑपरेशन थिएटर में सर्जन को सहायता करने वाला जो नर्स होती है वह स्क्रब नर्स होती है, समझ गए, स्क्रब नर्स। ओके, याद रखिएगा। पूछ लेगा कि स्क्रब नर्स इनमें किन्ने को कहते हैं, ओटी को असिस्टेड करने वाली, डॉक्टर को असिस्टेड करने वाली, समझ गए, नर्स को असिस्टेड, ऐसे करके पूछता है। आईसीयू का फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, समझ गए। बर्न के मरीज को यहाँ पे देख लीजिए स्पष्ट रूप से। बर्न के बाद पहले कुछ घंटों में इन्फ्यूज किया जाने वाला आईवी फ्लूइड कौन सा होगा, तो बर्न के पहले कुछ घंटे में जो आईवी के माध्यम से जो तरल दिया जाता है वह आरएल या फिर नॉर्मल सलाइन होता है। तो ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पे 40 से 50 जो है वन लाइनर मैंने अभी आपको बता दिया, जिसमें कुछ चाइल्ड हेल्थ से था और कुछ जो है आपके बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया गया था। तो बाकी चलिए अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना आप ख्याल रखिएगा, समझ गए।